नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नया वीडियो की जो भी इन्फॉर्मेशन हो आप तक आने में देर ना करे। तो आज जो मोस्ट वैल्यूएबल सीरीज है उसी की श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं जीआईटी के एक नई डिजीज के बारे में जिसका नाम है डंपिंग सिंड्रोम। तो उसके बारे में अपन जो भी अमरसन एग्जाम में आने से यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने की दृष्टि से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स क्लियर करेंगे और कंपटीशन एग्जाम को भी अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखना ताकि कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो आज के नए टॉपिक की ओर लेट्स गो। बात करने वाले हैं आज डंपिंग सिंड्रोम की, जो कि एक जीआईटी का एक छोटी सी डिजीज है, छोटा सा टॉपिक है। तो आज इसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है। तो रैपिड इम्पटिंग ऑफ गेस्ट्रिक कंटेंट, ध्यान देना डेफिनेशन है इसकी यहाँ पे। Rapid inputting of gastric content into small intestine occurs following gastric resection। कहने का मतलब ये होता है कि डंपिंग सिंड्रोम में किसी भी गैस्ट्रिक रिसेक्शन का मतलब कोई भी गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हो तो उसकी वजह से जो भोजन होता है तो वो डायरेक्टली गैस्ट्रिक रीजन से स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें चला जाता है। रैपिडली इम्पटिंग मतलब जो देखो, रैपिडली इम्पटिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, बिल्कुल तुरंत, ठीक है, तुरंत कार्रवाई होती है और गैस्ट्रिक जो कंटेंट होता है वो डायरेक्टली जल्दी से जल्दी क्विकली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। मतलब गैस्ट्रिक रीजन में जो भोजन होता है वो ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है। और ये कौन सी कारण से हो सकता है? अकर्स फॉलोइंग गैस्ट्रिक रिसेक्शन, किसी भी गैस्ट्रिक सर्जरी की वजह से ये समस्या अपन को देखने को मिल सकती है। अब इसकी इटियोलॉजी देख लेते हैं कि इटियोलॉजी क्या होती है। अब इटियोलॉजी में मैंने अभी जैसे बताया आपको कि गैस्ट्रिक रिसेक्शन किसी भी गैस्ट्रिक सर्जरी के कारण, तो इसमें लिखा हुआ है कि एनी स्टोमक एंड इसोफेजियल सर्जरी, कि किसी भी स्टोमक और इसोफेजियल सर्जरी के कारण अपन को ये चीज़ देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कि इसके और रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। देखो, ईटियोलॉजी तो हो सकती है कि किसी भी स्टोमक और इसोफेजियल सर्जरी के कारण अपन को डंपिंग सिंड्रोम, अब डंपिंग सिंड्रोम मतलब गैस्ट्रिक की जो कंटेंट होता है उसका क्विकली स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाना। ठीक है, तो ईटियोलॉजी स्टोमक या इसोफेजियल सर्जरी के कारण हो सकता है। अब कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं कि हाँ उनकी वजह से संभावनाएं बढ़ जाती है डंपिंग सिंड्रोम की। तो एक बार उनकी बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। तो देखिए, रिस्क फैक्टर की बात करें अपन तो यहाँ पर देखने को मिलता है एक तो अपन को गैस्ट्रेक्टोमी। पिछला टॉपिक जो मैंने पेप्टिक अल्सर बताया था तो उसके एक सर्जिकल मैनेजमेंट में मैंने गैस्ट्रेक्टोमी बताया था। तो गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब होता है कि कंप्लीटली रिमूवल ऑफ स्टोमक। तो इसमें क्या होता है, जब स्टोमक कंप्लीटली रिमूव हो जाता है तो डायरेक्टली जब इसोफेगस से भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचाया जाता है। तो इसका एक कारण हो सकता है गैस्ट्रेक्टोमी। एक कारण हो सकता है इसोफेगेक्टोमी, जब फेगस को रिमूव कर दिया जाता है तब भी ये समस्या देखने को मिल सकती है, क्योंकि मैंने कोज में बताया कि एनी स्टोमक एंड इसोफेजियल सर्जरी के कारण अपन को डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। बात करें अपन अगला, तो अगला आता है कि फंडोप्लिकेशन। इसमें क्या होता है कि देखो, फंडोप्लिकेशन के बारे में बता देता हूँ, एक खाली स्लाइड लेता हूँ। एक फंडोप्लिकेशन में क्या होता है, ये होता है अपना स्टोमक। तो इसमें क्या होता है, एक नाम पढ़ा होगा आपने, GERD, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो स्टोमक में अपने एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये एसिड रिफ्लक्स कर जाता है इसोफेगस की तरफ। ठीक है, इसोफेगस की तरफ रिफ्लक्स करा जाता है और यहाँ की जो लेयर्स होती है उनको नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इन्फ्लामेशन अपन को देखने को मिलता है। GERD का मतलब होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो इस वाली कंडीशन में तो दिक्कत क्या होती है, जो पता है कि जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक लेयर होती है, क्या नाम होता है उसका, एक मेडिकल भाषा में बोलते हैं इसको डायफ्राम। ठीक है, और दिक्कत क्या होती है, कई बार डायफ्राम के वीक होने से क्या होता है, जो स्टोमक का पार्ट होता है वो इसोफेगस की तरफ खिसक जाता है, जिससे अपन को हाइटल, पढ़ा होगा आपने हाइटल हर्निया, या आगे पढ़ेंगे अपन हर्निया का टॉपिक, उसमें देखेंगे हाइटल हर्निया भी देखने को मिलता है। तो अब हाइटल हर्निया और जो ये वाली डिजीज़ होती है GERD, एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स वाली जो डिजीज़ होती है या हाइटल हर्निया की कंडीशन में क्या किया जाता है कि अपना जो स्टोमक होता है, स्टोमक का एक पार्ट होता है ऊपर वाला जो भी होता है फंडस, ठीक है, फंडस, इस फंडस वाले पार्ट को क्या कर दिया जाता है, इसको इसोफेगस और जो आहार वाली जो ट्यूब होती है उसके ऊपर लपेट दिया जाता है इसको, इसोफेगस की। देखो, फंडोप्लिकेशन में कोई रिमूवल नहीं किया जाता, किसी भाग को काटा पीटा नहीं जाता है। फंडोप्लिकेशन में एक सीधी सी एक प्रोसीजर की जाती है, एक ऐसी प्रोसीजर की जाती है, कब की जाती है, GERD हाइटल हर्निया की कंडीशन में प्रोसीजर की जाती है। इसमें जो स्टोमक का ऊपरी भाग है फंडस, उसको जस्ट इसोफेगस के ऊपर या जो फूड पाइप है उसके ऊपर लपेट दिया जाता है, स्टिच कर दिया जाता है। ठीक है, इतनी सी कंडीशन होती है इसमें फंडोप्लिकेशन में। इस कंडीशन में भी अपन को डंपिंग सिंड्रोम कई बार देखने को मिल सकता है। ठीक है,
अपन वापस चलते हैं उसके जो, हाँ अपन बात कर रहे थे यहाँ पे फंड एप्लीकेशन जैसे हो गया है। वेगोटोमी, या मैंने पिछले टॉपिक में बता दिया, प्रैक्टिकल से जब पढ़ा रहा था वहाँ पर भी एक मैनेजमेंट का एक तरीका था कि कैसे वेगस नर्व को रिमूव करके अपन प्रैक्टिकल से बचते थे। एक होता है पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी में भी क्या होता है कि जो स्टोमक होता है उसका जो लास्ट वाला रीजन है पाइलोरस सेंट्रम, इसका जो वाल्व होता है यहाँ पे जो, तो उसको वाइड करने के लिए ये सर्जरी की जाती है, एक प्रकार की वाइड किया जाता है, उसको चौड़ा किया जाता है पाइलोरोप्लास्टी के अंदर। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है, गैस्ट्रेक्टोमी, इसोफेजेक्टोमी, फंडोप्लिकेशन, वेगोटोमी, पाइलोरोप्लास्टी, जिनकी वजह से अपन को डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। बात करें अपन अब क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स की बात करूँ तो क्लिनिकल फीचर्स में अपन दो प्रकार के सिम्टम्स देख सकते हैं यहाँ पे। एक तो अर्ली क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, एक होते हैं लेट क्लिनिकल फीचर। अर्ली क्लिनिकल फीचर्स की बात करूँ मैं तो इसमें आप देख सकते हो कि ये अपन को देखने को मिलते हैं जब खाना खाने के 5 से लेकर 30 मिनट के अंतराल में, मतलब आपने खाना खाया तो 5 से आधे घंटे के भीतर भीतर आपको इसके लक्षण या सिम्टम्स दिखाई देने लग जाएंगे, जिसे अपन अर्ली क्लिनिकल फीचर्स कहते हैं। लेट क्लिनिकल फीचर्स किसे कहते हैं, वो अपन मतलब उसके लक्षण जो 1 से 3 घंटे के बाद दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद करिए अपन अर्ली क्लिनिकल फीचर जो कि आधे घंटे के भीतर भीतर दिखाई देते हैं अपन को, उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। देखो उसमें देखने को मिलता है अपन को वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, क्रैम्पिंग देखने को मिलेगी। क्रैम्पिंग जैसे पेट में मरोड़े आने की समस्या आपने देखी होगी कभी, तो ठीक है, क्रैम्प आने लग जाते हैं। डायरिया देखने को मिल सकता है और अनकम्फर्टेबली फीलिंग आएगी खाना खाने के बाद, आधे घंटे के भीतर भीतर बिल्कुल अनकम्फर्ट सा आप फील करोगे। और इसमें फुल आफ्टर ए मील, खाना खाने के बाद आपको बिल्कुल भरा भरा सा, काफ़ी भरा सा, जितना खाया उससे भी ज़्यादा भरा भरा सा आपको फील होगा, ठीक है। तो ये अर्ली क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। तो लेट क्लिनिकल फीचर कौन से होते हैं, वो लगभग 2 से 3 घंटे बाद दिखाई देते हैं। तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को अपन को मिल सकती है। तो देखो लेट क्लिनिकल फीचर, इसमें देखने को क्या मिलता है, लेट क्लिनिकल फीचर इसमें देखने को क्या मिलता है, 2 से 3 घंटे के बाद ये दिखाई देते हैं खाना खाने के बाद। बात समझ में आ रही होगी। अर्ली क्लिनिकल फीचर्स अपन को आधे घंटे के भीतर दिखाई देते थे। लेट क्लिनिकल फीचर्स की बात करूँ मैं तो 2 से 3 घंटे के बाद दिखाई देंगे। इसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाँ जी, हाइपोग्लाइसीमिया। देखो बात क्या होती है मैं बताता हूँ, हाइपोग्लाइसीमिया क्यों देखने को मिलेगी। एक स्लाइड करता हूँ। इसमें कंडीशन अपन को देखने को मिलती है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया का मतलब जो ब्लड में ग्लूकोज कम, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाती है, ठीक है। हाइपो कम, ग्लाई मतलब ग्लूकोज, सीमिया ये मिया शब्द ब्लड के लिए, ठीक है। तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है। अब कम क्यों हो जाता है, ये कारण क्या होता है इसका, कि अब जैसे मैंने बात की कि स्टोमक से फूड डायरेक्टली इंटेस्टाइन में आ रहा है। अब फूड इंटेस्टाइन में आते हैं, जैसे ही यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स आती है, फूड आता है, तो जो अपना पेंक्रियाज का जो सिक्रेशन है, पेंक्रियाज क्या रिलीज करता है जब कोई कार्बोहाइड्रेट आता है, इंसुलिन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट आते ही पेंक्रियाज क्या करेगा, अपनी इंसुलिन का सिक्रेशन को बढ़ा देता है। अब भोजन डायरेक्टली स्टोमक में रुक नहीं रहा, डायरेक्टली ये पहुंच रहा है इंटेस्टाइन में। अब जब इंटेस्टाइन में डायरेक्टली भोजन आ रहा है तो इंसुलिन सिक्रेट होने लग जाएगा बहुत ज़्यादा। जब इंसुलिन सिक्रेट होने लग जाएगा तो वो आवश्यकता से ज़्यादा ग्लूकोज का जो ग्लूकोज है उसको हटा देगा। अब ग्लूकोज को हटा देगा, इस वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी आ जाएगी। बात समझ में आई होगी। यदि फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके वापस एक बार देखें, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ मैं वापस अगले क्लिनिकल फीचर की। अब इसमें अपन को ये देखने को मिला है कि हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, मैंने समझा दिया है। इसमें अपन को अब ग्लूकोज कम हो रही है ब्लड के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से स्वेटिंग आपको देखने को मिल सकती है और थकान सा या आलसीपन सा आपको डिजीनेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये कुछ थे लेट क्लिनिकल फीचर ऑफ डंपिंग सिंड्रोम डिजीज, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी आपको। चलते अपन आगे। अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की। हाँ जी, तो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में जैसा कि आपको पता है पहला पॉइंट तो ये आता है हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अपन को पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जो कि आपने फंडामेंटल में देखा होगा कि फिजिकल एग्जामिनेशन के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से आपको तरीके अपनाने पड़ते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन अपन कैसे करते हैं। दूसरे डायग्नोसिस की बात करूँ मैं तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे GTT नाम होता है इसका। GTT का पूरा नाम है यहाँ पे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। जी हाँ, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वैसे तो आपका ये सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे भी आपको एक बार। GTT में क्या किया जाता है, GTT टेस्ट कैसे होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पहले ब्लड का सैंपल लेंगे अपन,
देखो ध्यान से समझना बिल्कुल कि ब्लड का या यूरिन का अपन सैंपल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें ग्लूकोज की, उसको अपन असेस कर लेंगे, वैल्यू को साइड में लिख लेंगे। फिर क्या करना है उसके बाद, आफ्टर डेट 300 ml एक पानी लेना है, 300 ml पानी लेना है और उसके अंदर मिक्स विथ 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज 75 मतलब 75 ग्राम ग्लूकोज अपन को 300 ml पानी के अंदर मिक्स करना है और पेशेंट को वो देना है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी कि पेशेंट को देना है अपन को। फिर उसके बाद क्या करना है अपन को, पेशेंट को देने के बाद में आफ्टर 30 मिनट्स, देखो आफ्टर 30 मिनट्स फिर वापस अपन को क्या करना है, ब्लड और या यूरिन का सैंपल लेना है और वैल्यू को असेस करना है, लिख लेना है एक बार। कब? 30 मिनट, पहली कंडीशन में तो ये करना है। ठीक है, ग्लूकोज ड्रिंक देने के आधे घंटे के बाद ब्लड का सैंपल लेना है। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर थोड़ा देर रुकना है, मतलब थोड़ी देर रुकना है, कम से कम 1 घंटे बाद या लगभग 60 मिनट के बाद फिर अपन को सैंपल लेना है उसका, ब्लड का या यूरिन का, और वैल्यू असेस करनी है कि कितना ग्लूकोज का वैल्यू आ रहा है वहाँ पे। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे अपन, 120 मिनट बाद में, 120 मिनट बाद में फिर वही सेम काम दोहराना आपको और वही वैल्यू असेस करनी है। वैल्यू असेस करने पर फिर ध्यान देने योग्य बात है, 120 मिनट बाद में 2 घंटे के बाद में आपको देखना है कि इफ़ ग्लूकोज वैल्यू इंक्रीज, यदि ग्लूकोज की वैल्यू देखने अपन को इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज होती जा रही है, वो हर 30 मिनट के अंतराल पे, 60 मिनट के अंतराल पे, अभी आधे घंटे के अंतराल पे देखना है अपन को। तो ये वैल्यू देखनी है आपको कि ग्लूकोज का वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। यदि आपको इंक्रीज होती है वैल्यू दिखाई दे तो उससे आप इंडिकेट कर सकते हो, ये संकेत होता है जीटीटी पॉजिटिव आया, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट आपका पॉजिटिव आया। अब आगे का क्वेश्चन ये बनता है कि जीटीटी नेगेटिव कब आ सकता है। हाँ जी, जीटीटी नेगेटिव कब आ सकता है। देखो चीज़ चेक करना कि ग्लूकोज की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इस वजह से जीटीटी पॉजिटिव आया है। तो जीटीटी नेगेटिव कब आएगा, तो बात करें अपन जीटीटी नेगेटिव कब आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हो आप जीटीटी फेल वेन, कब कब हो सकता है जीटीटी फेल, इफ़ लो ब्लड शुगर आफ्टर 120 मिनट्स ऑफ ड्रिंकिंग ग्लूकोज, मतलब 120 मिनट बाद भी यदि आप ग्लूकोज पिला रहे हो उसको 300 ml में 75 ग्राम जब शुगर मिला के, ग्लूकोज मिला के उस पेशेंट को दे रहे हो, 120 मिनट बाद में आप असेस कर रहे हो, फिर भी उसका जो शुगर का लेवल है वो लो बता रहा है, इससे आप पता कर सकते हो कि जीटीटी यहाँ पे आपका फेल हो गया है। दूसरी बात करें अपन जीटीटी कब फेल हो सकता है, तो इंक्रीज इन एसिटिक काउंट मोर देन 3% एट 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट के बाद अपन देखेंगे कि एसिटिक का काउंट 3% से यदि ज़्यादा हो रहा है तब भी जीटीटी फेल है। आगे बात करें अपन कि कब हो सकता है, और कि राइज इन पल्स रेट मोर देन 10 बीट पर मिनट आफ्टर 30 मिनट्स, यदि 30 मिनट के बाद आपकी जो पल्स रेट है वो 10 बीट पर मिनट से भी ज़्यादा बढ़ रही है तो जीटीटी फेल हो सकता है। ठीक है, तो अपन ने देखा यहाँ पे पहला था जो जिसमें हिस्ट्री टेकिंग फिजिकल एग्जामिनेशन था, दूसरा डायग्नोसिस था इसका जीटीटी के बारे में मैंने आपको बताया, तीसरा डायग्नोसिस यहाँ पे आता है एंडोस्कोपी कर सकते हैं। तो एंडोस्कोपी मतलब कि अपन एक कैमरा जैसी एक डिवाइस होती है जो डायरेक्टली अपन इंसर्ट करके बॉडी के अंदर आप वहाँ का जो सिचुएशन होती है, अंदर की जो सिचुएशन होती है उसे देख सकते हो। बात करूँ मैं अगला कि एक होता है डायग्नोसिस में गैस्ट्रिक इम्पटिंग स्किंटिग्राफी। अब ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, देखो गैस्ट्रिक इम्पटिंग स्किंटिग्राफी, इसमें क्या होता है कि आपने नाम सुना होगा एक बेरियम मील टेस्ट किया जाता है, तो उसी के प्रकार एक क्या होता है कि न्यूक्लियर मेडिसिन टेस्ट होता है ये। इसमें क्या किया जाता है, आपको एक कुछ रेडियो एक्टिव ट्रेसर जैसे टेबलेट्स वगैरह कुछ देके उससे एग्जामिन किया जाता है कि किस तरीके से जो आपका फूड है वो स्टोमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो उसके वे को देखा जाता है। ये होता है गैस्ट्रिक इम्पटिंग स्किंटिग्राफी, उसी की मदद से अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं कि भोजन किस प्रकार इंटेस्टाइन में आपका पहुँच रहा है। ठीक है, बात करते हैं अपन आगे मैनेजमेंट की। जैसा कि आप सभी को पता है लास्ट वाला टॉपिक होता है वो मैनेजमेंट ही होता है किसी भी डिजीज़ का। तो अपन मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पे, तो मैनेजमेंट में अपन को देखने को मिलता है सबसे पहले, देखो ध्यान रखना कि अब यहाँ पे अपन को डाइट की बात कर रहे हैं, डाइट की बात कर रहे हैं तो लो कार्बोहाइड्रेट देनी है। कारण क्या होता है वो बताया था कि कार्बोहाइड्रेट दोगे आप डायरेक्टली वो स्टोमक से इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इंक्रीज पेंक्रियाटिक सिक्रेशन, इंसुलिन आएगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा। ठीक है, वीकनेस वगैरह की कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है यहाँ पे, हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह। तो क्या होगा, लो कार्बोहाइड्रेट्स हाई प्रोटीन देंगे। किसी भी प्रकार की मिठाई, कैंडी, फ्रूट्स, जूस, सोडा या फ्राइड फूड होगा उनको अपन रेस्ट्रिक्ट अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर 6 स्मॉल स्पेस मील्स पर डे एडमिनिस्टर्ड। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 6 स्मॉल स्पेस मील्स पर डे एडमिनिस्टर्ड, कि वैसे जनरली दिन में 3 बार खाना खाया जाता है, लेकिन इसके माध्यम से अपन कहना चाह रहे हैं कि कम से कम छोटे छोटे रूप में आप 5 से 6 बार आप भोजन दिन में लीजिए, हर 2 से 3 घंटे के स्पेस में थोड़ा थोड़ा भोजन लीजिए। ठीक है, जिससे आपकी भूख भी बनी रहेगी, मतलब बची रहेगी, कहने का मतलब वो ज़्यादा भूख लगेगी नहीं। ठीक है, अब आगे देखेंगे रिसाइक्लिंग इन सेमी फाउलर पोजीशन आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद उस मतलब पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में अपन को देनी है। बात करूँ मैं आगे मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट की, तो
ऑक्ट्रियोटाइड एसिटेट इंजेक्शन अपन सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट के लिए। ये क्या काम करता है? ये होता है एंटी डायरियल एंड स्लोइंग गैस्ट्रिक एम्पटी। कहने का मतलब होता है ऑस्ट्रियोटाइड एसिटेट इंजेक्शन एंटी डायरियल इंजेक्शन होता है, मतलब डायरिया के विपरीत काम करता है। सीवियर डायरिया में ये अपन मेडिसिन दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है वो जो खाली होने की जो रेट है उसकी वो धीरे हो जाती है। एक और वोस ये इंजेक्शन होता है, एक टेबलेट होती है ओरली दी जाती है जो, ये क्या काम करती है? रेगुलेट्स ब्लड शुगर बाय स्लोइंग डाउन द रेट एट विच योर बॉडी एब्जॉर्ब कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें क्या होता है, जो अपनी बॉडी की कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करने की जो रेट होती है उसको स्लो करके ये जो ब्लड शुगर का जो लेवल होता है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करता है। करने के मतलब देख रहे थे अपन कि डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ रही थी, जो शुगर का लेवल धीरे धीरे नीचे जा रहा था, तो उसको रेगुलेट्स करने का काम है कार्बोस की टेबलेट करने में अपनी मदद करती है। ठीक है, अब ये तो था मेडिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में इसमें देख सकते हैं अपन सेमी फार्मुलर पोजीशन, वाइटल साइंस देखना वगैरह। ठीक है, अब बात आती है सर्जिकल मैनेजमेंट की। अब सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करूँ मैं तो उसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। यदि कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता तो सर्जिकल की अपन मदद लेते हैं। सर्जिकल जो मैनेजमेंट होता है वो डंपिंग सिंड्रोम के कोज पर निर्भर करता है कि किस कारण से डंपिंग सिंड्रोम देखने को मिला अपन को, क्योंकि कारण मैंने बताए थे, रिस्क फैक्टर मैंने बताए थे, उनमें से कोई सा भी कारण अपन को देखने को मिल सकता है। तो वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस कारण से डंपिंग सिंड्रोम नाम की डिजीज़ आपको हुई है, उस आधार पर अपन को सर्जरी वाली जो प्रोसीजर होती है वो अप्लाई की जाती है। तो अपन उसके हिसाब से मतलब कोच के हिसाब से कि किस कोच से डंपिंग सिंड्रोम का अपनी जो डिजीज़ हुई है वो हुई है, उसके हिसाब से अपन सर्जरी अपन सजेस्ट कर सकते हैं। इसमें तो लगभग ज़्यादातर जो देखने को मिलता है अपन को बाईपास सर्जरी वगैरह देखने को मिलती है, या बिलरोथ फर्स्ट बिलरोथ सेकंड जैसी सर्जरियाँ देखने को मिल सकती। तो ये था आज अपना टॉपिक था डंपिंग सिंड्रोम का। उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग बहुत कुछ मिल गया है। ठीक है, कंटेंट इतना काफ़ी होता है। अब बात करूँ मैं डंपिंग सिंड्रोम जो डिजीज़ है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है DGIT का। आगे अपन जो भी अगली डिजीज़ आएगी उसके बारे में एक सफिशिएंट मटेरियल लेके आएंगे। ये सफिशिएंट था डंपिंग सिंड्रोम का, बिल्कुल एक छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। तो अब अगले एपिसोड में अपन नए वीडियो के साथ, नई डिजीज़ के साथ अपने GIT सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार। तो अब आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इसी आशा के साथ आपके लिए मैं कंटेंट लेके आ रहा हूँ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन तक भी मेरा वीडियो ये पहुँच सके। और कंटेंट में कोई भी दिक्कत है या कोई आप कोई सजेशंस देना चाहते हो, मेरी तरफ से सुझाव आमंत्रित करता हूँ। आप कोई भी सुझाव मेरे को दे सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।